आई फील ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स नॉट मेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट कीप द प्रॉब्लम अलाइव। तो राजनीति जो है ना, आपसे बहुत कुछ लेती है, देती बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। बहुत सारे लोग उस आंदोलन में जा रहे थे, सबकी अलग अलग वजहें थी। आपकी वजह क्या थी? आमतौर पे क्या होता है, नेता जमीन पे चलता नहीं है, इसलिए पता नहीं कि जमीन पे गड्ढे हैं कि नहीं। इस देश को बेहतर बनाने की, बहुत शानदार मुल्क है, बट इसको और बेहतर बनाने की ये शायद आखिरी उम्मीद है, इसे मरने नहीं देना है। आप देखिए ना, पिछले गुजरात के चुनाव में ही ऐसे नेता जो कभी स्कूल न गए, नहीं गए होंगे, वो गए, स्कूलों में बैठे, स्कूलों के बारे में बात हो रही है। हमारे मैनिफेस्टो का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया सरकार ने। ठीक है, अच्छा है, हम यही तो कहते हैं, हम बदलने आए, ये बदलाव हमारे लिए संतोषजनक। कोई करे, डंडा झंडा किसका, इससे ये मैटर नहीं करता, पर कर दो। बुरा वक्त था देश का या पूरी दुनिया का, कोरोना काल। उस काल में हमने आपको जब ग्राउंड पे देखा, जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे थे। बल्कि आप सही मायने में भारतीय तब हैं, आपकी भारतीयता तब पूरी होती है जब आप भारत में रहने वाले अपने भाइयों बहनों, अपने लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस कोविड ने बताया कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना, आपने अगर फहरिस्त बनाई हुई है अपनी वरीयताओं की, तो सबसे ऊपर सेहत होनी चाहिए। कि जब मैं खाना खा रहा हूँ, रन्ना जी दिख रहे हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि नहदारी जी 71-72 साल के हैं, अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। जिसे उबारना था, जिसे टॉर्च दिखाना था, वो चल रहा है सरकार की बैटरी से। समझे कौन और समझाए कौन, जब इस मुल्क को, इस देश को चलाने वाले लोगों की संवेदना मर जाएगी। मेरे लिए लिखते रहना, वो आदमी बने रहने की ज़रूरत है। नहज़ारा जी को सानू ने इतना मोटिवेट किया कि हमें बोरिया बिस्तरा समेटा और 14 जनवरी 2012 को हम हिंदुस्तान आ गए। पैसा आएगी फिर कहीं नहीं जा पाए। कि तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है, तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है, और तबीयत मेरी थोड़ी, हाँ थोड़ी सी खिल जाती है। मतलब हमारे में बैटरी, सिम कार्ड सब खत्म हो रहा है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनके पास इतने टैग्स हैं कि उनकी जो जर्नी है अभी तक की, उससे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। इंजीनियर, म्यूजिशियन, जिनको म्यूजिक से एक अलग तरीके का प्यार है, सोशल एक्टिविस्ट, उसके बाद पॉलिटिशियन, राइटर, पोएट, ऑथर। दिलीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक लाइन है कि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आजकल जो चीज़ें कुछ वक्त से चल रही हैं, लोगों का हो गया है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। आपका जो, आपकी जर्नी में जाने से पहले दो चीज़ें जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक जो हम जैसे लोगों के बीच से निकल के आप ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जो हमें लगता है कि हमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो जिस तरीके से अभी एक तो फाउंडेशन हुआ है, एक नया टर्म आया, इंडिया इन कैपिटल्स। तो आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर आपकी जर्नी में जाएंगे और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। राइट, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका, आपने कविशाला में बुलाया और बातचीत करने का अवसर दिया। सबसे बात, मुझसे जब बातचीत होती है तो उसका सबसे मुश्किल ऐसा होता है कि जब मेरे बारे में बताया जा रहा होता है, उससे मुझे चुपचाप सुनना है। सबसे जटिल काम ये है। तो ये हो गया, तो अब मैं हल्का हूँ, अब रिलैक्स हूँ मैं। कोई बहुत ऐसी इंस्पायरिंग यात्रा तो नहीं है शायद मेरी नज़रों में। संघर्ष बढ़ा रहा है, संघर्ष ने मजबूत किया, संघर्ष ने जहाँ तक पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं, पर जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचाया है। और दिल में हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की मोहब्बत थी कि कई सारे देशों में रहने, काम करने, जीने खाने के बाद ये कंक्लूड हुआ बड़ी आसानी से कि शायद मैं अपनी मुल्क की मिट्टी में ही दफन होने के लिए बना हूँ और हिंदुस्तान है। मुल्क में की मिट्टी में दफन होने का मतलब ये कि जो गंध, जो स्वाद, जो रंग हमारे मुल्क में है, हमारे देश में है, दुनिया के किसी भी देश में, तकरीबन बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 14-15 देशों में रहा, कहीं वो गंध, वो स्वाद, वो रंग, वो चेहरे, वो खूबसूरती, वो मुस्कुराहट कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत छोटे से कस्बे से निकला हुआ था, उत्तर प्रदेश में एक गाज़ीपुर ज़िला है, वहाँ ज़मानिया एक छोटा सा कस्बा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जहाँ है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर पहुँचे हैं तो उस मिट्टी का कंट्रीब्यूशन है, उस मिट्टी का असर है। और शायद उसी मिट्टी
में इतनी ताकत थी कि आवाज़ देके उसने अपने पास बुला ली। हम्म। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ज़मानिया। लास्ट आई ट्राई टू रिमेंबर, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं हांगकांग में रहता था सब परिवार, और अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन शुरू हुआ। तो मन में एक भाव जगा कि भाई सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और अपने आप को हिंदुस्तानी कह के खुश हो रहे हैं कि हम NRI हैं, हम विदेश में रह रहे हैं। बल्कि आप सही मायने में भारतीय तब हैं, आपकी भारतीयता तब पूरी होती है जब आप भारत में रहने वाले अपने भाइयों बहनों, अपने लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो किश्तों में ही सही, पर थोड़ा सा कहीं आप एक कर्ज अदा करने वाला भाव, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होता है। तब आप भारतीय कहने के लायक हैं। वरना देश में पैदा हुए विदेश में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ टैक्स भर रहे हैं और गाहे बगाहे अपनी बुद्धि विलास कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं कि अरे भारत में ही होता है। ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। और फिर जो है अन्ना हज़ारे जी को उस आंदोलन ने इतना मोटिवेट किया कि हमने बोरिया बिस्तरा समेटा और 14 जनवरी 2012 को हम हिंदुस्तान आ गए। पैसा आएगी फिर कहीं नहीं जा पाए। हम्म। थोड़ा इसी में कि प्रेरणा आंदोलन का कोई ऐसा पार्ट रहा होगा, या आंदोलन की कोई ऐसी एक्टिविटी रही होगी, या किसी चीज़ ने खुद को परेशान किया होगा जो एक मोटिवेशन रहा होगा कि हमें, मतलब क्या था वो कारण कि आप, बहुत सारे लोग उस आंदोलन में जा रहे थे, सबकी अलग अलग वजहें थी, आपकी वजह क्या थी इस आंदोलन का हिस्सा बनने का? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, और ये कहीं किसी ने मुझसे पूछा नहीं है अभी। तो मैं वहाँ पे नौकरी करता था, और मैं अगस्त क्रांति की बात कर रहा हूँ, अगस्त वाला जो आंदोलन था। मैं भी उसका हिस्सा था। आप उसका हिस्सा थे। मैं उस समय हांगकांग में था। हाँ। तो मैं ऑफिस से घर आया तो हम लोग यूजुअली लैपटॉप पे न्यूज़ और सब चीज़ें देखते थे। तो मैंने लैपटॉप खोला तो सामने ये खबर चल रही थी, और अन्ना हज़ारे जी अनशन में बैठे हुए थे और मैं खाना खाने आ रहा था। हम्म। वहाँ वो कहते हैं ना, बाहर सही या गलत होने के लिए कई बार किसी करने वाले से ज़्यादा वो पल जिम्मेदार होता है, वो मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। वो मोमेंट कि जब मैं खाना खा रहा हूँ और अन्ना जी दिख रहे हैं और स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अन्ना हज़ारे जी 71-72 साल के हैं और अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। वो चाहते हैं कि एक कड़ा कानून करप्शन के खिलाफ जो है पास हो, ताकि देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सके। हम्म। और वो बात छू गई कि ये एक 70-71 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए या आगामी पीढ़ी के लिए अनशन पे भूख हड़ताल कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। वो क्लिक कर गया। मैंने कहा ठीक है, सॉलिडारिटी के लिए ही सही, बट देखते हैं कि हम कितने पवित्र हैं अंदर से, हम क्या कर सकते हैं। मैंने उसी पल खाना छोड़ दिया। हम्म। और खाना छोड़ दिया, और एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया। 3-4 दिन बीत गया तो ऑफिस में सब लोग साथ में लंच करते थे, तो पूछने लगे लोग कि भाई तुम टिफिन लाते नहीं हो। कई सारे फ्रेंच फ्रेंड्स थे, कैंटनीज फ्रेंड्स थे, इंडियन फ्रेंड्स थे। तुम हमारा भी नहीं खाते हो, अपना भी लंच नहीं ला रहे हो, क्या हुआ? तो मैं चुपचाप, एक तरह से प्रयोग था अपने ऊपर कि मैं देखूं कि मेरे अंदर कितनी शुद्धता है, पवित्रता है, मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ से रह के। और 4-5 दिन बाद बात खुली कि अच्छा ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा है उसके सपोर्ट में ये खाना नहीं खा रहा। और ये बात बहुत तेज़ी से फैलने लगी, और 6 दिन तक खाना नहीं खाया मैंने, और ऑफिस भी जाता रहा और काम भी करता रहा। somehow दिस न्यूज़ गॉट स्प्रेड। और फिर लोग मिलने लगे कि अरे, मैं ऑफिस से निकलता था तो लोग मिलते थे बाहर। जब मिलने लगे तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। 10-20 लोग इकट्ठा हो गए सेम माइंडसेट के, तो इंडियन एम्बेसी में प्रोटेस्ट करने लगे हम लोग। फिर वहाँ के अखबारों में छोटी छोटी कवरेज होने लगी। तो सबके साथ मिलजुल के हमने इकट्ठा हो गए ना। एक, अब ये पहली घटना थी जो अन्ना जी स्क्रीन पे है, मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरी घटना ये थी कि ये सब चलता रहा। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से कुछ डोनेशन भेजा। मेरा पासपोर्ट उस समय इंडियन ही था, तो मैंने डोनेशन भेजा, और कुछ 1 लाख रुपए था शायद उस टाइम पे। और उसी समय आंदोलन कंक्लूड हो रहा था, और मंच से अनाउंस हुआ कि अब आंदोलन को पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पता हो तो डोनेशन ले रहे थे। पर एक टाइम ऐसा आया कि कहा कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो मेरे को लगा बड़े शरीफ लोग हैं, चलो ठीक है। वहीं बात नहीं ख़त्म हुई, मेरे पास कॉल आया। आंदोलन में उस समय सब हिसाब किताब रखती थी, अश्वती, मैं नहीं जानता था उनको। उनका कॉल आया
दिलीप जी बोल रहे हैं, बोले हाँ आपकी डिटेल्स चाहिए। हमने क्या हुआ, आपने जो पैसे भेजे ना आपके अकाउंट में वापस करने। वो बात छू गई। कह रहे हम्म। मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 11 साल 12 साल पहले की, और उस समय उस पैसे की बड़ी कीमत थी, और ये इतने शरीफ इतने ईमानदार लोग हैं। वहाँ पे बात एकदम छू गई कि ना ना ना, मुझे लग रहा, मैं कन्विंस हो गया कि ये इस देश को बेहतर बनाने की, बहुत शानदार मुल्क है बट इसको और बेहतर बनाने की ये शायद आखिरी उम्मीदें से मरने नहीं देना है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग टू अरविंद जी और उस समय जो भी आंदोलन के लोग थे। और मुझे ये भी पता था कि ये आंदोलन आईसीएसी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन हांगकांग में एक संस्था है, उससे इंस्पायर्ड भी है। वहाँ भी पहले करप्शन था, फिर एक प्रोटेस्ट हुआ, फिर एक कानून बना और सब चीज़ें हुई। तो मैं उसके फीचर्स अरविंद जी को मेल करने लगा। अरविंद जी रिप्लाई करने लगे। कभी वो मेल मेरी स्वाति को फॉरवर्ड करते थे, कभी किसी को, ये देखिए इनको रिस्पॉन्ड करिए, क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ पॉइंटर्स हम बिल के लिए ले सकते हैं क्या। तो आई गॉट एंगेज इन्वॉल्व थ्रू ईमेल्स। एंड देन सडनली एमएमआरडीए वाला मूवमेंट हुआ, मुंबई वाला जो, और उसमें सब कहने लगे कि अब आंदोलन खत्म हो रहा है, भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए, क्या करप्शन अब इस देश का मुद्दा नहीं रहा, ये सब चलने लगा टीवी स्क्रीन पे। एंड उसने फिर बहुत बुरी तरह से मुझे कचोटा अंदर से, यार ये तो आखिरी उम्मीद थी मेरे लिए इस देश को बदलने की, बेहतर करने की। और ये कह रहे हैं डूब रहा, नहीं डूबना चाहिए, सब नहीं, पर कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। सोचो कौन आ गया है। हम्म। तो इतनी खुददारी थी कि सबसे पहली उंगली अपनी पर उठी की है, तुम क्यों नहीं आगे आ रहे हो। कहा, ठीक है हम ही आगे आ जाते हैं। जब इस पे मैंने एक आध मित्रों से चर्चा की तो सब कहने लगे कि तुम डॉक्टर को संपर्क करो, तुम्हारा खिसक गया मामला, तुम अब सोच नहीं पा रहे हो ठीक से। मैं कहा नहीं नहीं सोच पा रहा हूँ ठीक से। और वो भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो, असल में क्या है कि हम जिधर के हैं उधर शायद मिट्टी में कुछ ऐसा उबाल है, गाजीपुर बलिया बनारस, कि एक बार तय हो गया कि अपने लिए नहीं जीना है तो नहीं जीना है। हम्म। मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की सुनी नहीं, और मैंने बोरिया बिस्तरा समेटा और 14 जनवरी 2012 को मैं हिंदुस्तान आया अरविंद जी को मेल लिखने के बाद कि मैं यहाँ से पर्याप्त योगदान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ काम करने इंडिया आ रहा हूँ, आप बताएं। उनका जवाब आया कि बिल्कुल स्वागत है, आइए, लेकिन अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, वो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका परिवार है, आपका एक बच्चा है। मैंने कहा ये सब कैलकुलेट करते रहेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो देखा जाएगा बाद में। मैं चला आया। फिर तो वो दिन और आज का दिन बैठे। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। अच्छा, अरविंद जी ने आपसे बोला कि ठीक है यहाँ पे आप आ जाइए, अब जो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो आपकी जो आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं उनको देख लीजिए। इन सब के बावजूद जब आप ये स्टेप ले रहे थे, आपने घर में बताया या नहीं बताया? अगर बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस वक्त वो वक्त ऐसा था कि लोगों को नहीं पता था कि आप जहाँ पे हैं वो आपको भी नहीं पता होगा कि यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपके पास क्या तरीका था? आपने ये सोचा कि ठीक है अभी मेरा मन है, मैं 1-2 साल करता हूँ बैकअप है, उसके बाद वापस से जाऊँगा, या किस तरीके का थॉट प्रोसेस था उस वक्त? ये लगभग लगभग ये सारी ही चीज़ें थी। एक्चुअली आप बहुत सटीक पूछ पा रहे हैं क्योंकि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। अ, जब चले तो कब तक रहेंगे इस आंदोलन का हिस्सा पता नहीं था, ये तय नहीं था, कुछ भी फिक्स नहीं था। आपको याद हो उस समय तो वी यूज टू कर्स हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब एकदम प्योर एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप की तरह हमें काम करना है और हम राजनीति से दूर रहेंगे। तो जब मैं आया था बहुत कम लोग, एक आध लोग ही कोई और रहा होगा जो नौकरी छोड़ के आया रहा होगा, ठीक ठाक सेटल्ड लाइफ को उसकी दरकिनार करके आया रहा होगा, क्योंकि आंदोलन और वो भी डूब रहा था। तो हाँ। कोई उस डूबती हुई नाव पे मैं ही पता नहीं सटका हुआ था कि नहीं अब मैं जाऊंगा और मुझे करना पड़ेगा और मैं करूंगा, ये भाव लेके मैं आया था। जब आया तो घर में सबको नहीं बताया, हम्म। माता जी को इमीडिएटली नहीं बताया। मैं आ रहा हूँ, तुमको लगा ठीक है वो आता है, कभी इस देश में आता है, कभी उस देश में आता है, कभी आ रहा है। हम्म। मेरे ग्रैंडफादर थे नाना जी, तो उनको आने के कुछ दिन बाद बता दिया, सबसे पहले उन्हें बताया, प्लस घर में वाइफ को पता था। वो इतना विश्वास करते थे कि कहते थे अरे चलो तुम कुछ न कुछ कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखना घर परिवार है ये। उनका मतलब कहने का ये था कि ये चुनाव तुम्हारा है, तो तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना हम्म। पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, योर फैमिली डिजर्व अ लाइफ विद डिग्निटी, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू दैट।
तो पहले तो बड़ा विरोध हुआ, और विरोध इस हद तक हुआ कि लिटरली मतलब मेरी माँ को लोगों ने डॉक्टर्स के नाम और नंबर दिए हैं कि ये वाला बड़ा बढ़िया है, आगरा में है, ये ओह। वाला रांची में है, इसको संपर्क करिए आप, और ये जो बनारस में एक चिकित्सालय है मानसिक, वहाँ दिखाइए। क्यों भाई? बोले अच्छा खासा इंजीनियर, खूब पैसा कमा रहा है और सड़क छाप हो गया, आप तो कैसे करेंगे? तो बट किसी ने घर परिवार में मतलब रेसिस्टेंस बहुत था। 2012 से 14 तक सब ये चाहते रहे कि अब आ जाए लौट के, अब आ हाँ। जाए लौट के, 2 साल तक और रेसिस्टेंस था। लेकिन 14 में जब अरविंद जी चुनाव लड़े थे बनारस वाला, तो मेरे पास एक विधानसभा थी रोहनिया। हम्म। पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे पास थी, सबसे अच्छे, बहुत अच्छे वोट वहाँ से आए थे। तो वहाँ पे हमने 45 दिन का कैंपेन किया था सिर्फ, उसी में ठीक ठाक वोट आ गए थे। उसमें जब मेरे घर वालों ने देखा कि एकदम पागल दीवानों की तरह काम कर रहा है, चप्पल है कि नहीं पता नहीं, मतलब कपड़ा फटा है कि नहीं पता नहीं, खाना खा पाया कि नहीं पता नहीं, और लगा हुआ है दिन रात, तो उनको लगा कि अभी और कुछ करेगा नहीं, यहीं इसको जीना मरना है, तो सबने छोड़ दिया, मैं ठीक है मरो। तो हाँ। उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव 2014 वाले के बाद किसी ने फिर कुछ कहा नहीं। फिर ये हुआ कि जो कर रहे हो सब कर रहे हो, लेकिन अब ये उतार चढ़ाव बहुत रहे, बहुत संघर्ष रहा। शुरुआत के दिनों में जब नौकरी छोड़ के आप आए, कितने दिन बैठ के खाएंगे तो सोने की ईट खत्म हो जाएगी, लोग कहते हैं, तो कितने दिन बिल्कुल। सेविंग चलेगी? दाल रोटी के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, वो डूब गया। कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए कि रिटर्न आते रहेंगे, तो वो डूब गया। कुछ आइडिया था नहीं। बहुत सीधे सारे परिवार के लीनियर अप्रोच में पढ़े लिखे, और पढ़ाई लिखाई अच्छी रही तो एक्सपोनेंशियली ग्रो किए, उसकी वजह से जो भी कमाया हो काफ़ी कुछ लूज किया, बहुत कुछ खोया हम। फिर कुछ अच्छे दोस्त मिले, तो 2-3 दोस्त अच्छे मिल गए जो विदेशों में अच्छा कमाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम समाज के लिए कर रहे हो हम तुम्हारे लिए करेंगे। हम्म। तो 2012 आखिरी के बाद मैं अपना सेविंग एविंग सब निपट गया, बिजनेस में लॉस वॉस हो गया, सड़क छाप हो गए। फिर मेरे कुछ एक दोस्त मेरे घर का किराया देते थे, कुछ दोस्त राशन खरीदते थे, और कुछ दोस्त बच्चों की फीस भरते थे। सेविंग ज़ीरो थी। और कोई बीमार पड़ जाए तो आंदोलन पार्टी में ही जो वॉलंटियर डॉक्टर थे उन्हीं से हम हम्म। इलाज करवाते थे। तो ये हुआ कि ठीक है, और सेविंग किस लिए चाहिए? कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए उसी के लिए चाहिए ना, तो हैं लोग कर लेंगे। मैं हम्म। समाज के लिए, वो समाज मेरे लिए है, ये सोच के फिर लग गए तो लग गए। तो बहुत खट्टे मीठे अच्छे बुरे पल आए। ठीक है, उन सभी क्षणों ने सिखाया, उन सारे मोमेंट्स ने बहुत कुछ बताया। बिल्कुल। सोशल एक्टिविस्ट के बाद में आप पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म है वहाँ पे जंप हुआ आपका। ये जो जंप देखते हैं आप हम्म। आज के दिन, हम्म। उसको कैसे देखते हैं अगर वापस उस समय पे जाते हैं आप? तो आपको याद होगा, तो उस समय एक वो हुआ, सर्वे टाइप का हुआ हम्म। कि आंदोलन को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं। आई हम्म। थिंक 85-90% लोगों ने कहा होना चाहिए, बिकॉज सरकार ने धोखा दिया और कोई रास्ता बचा नहीं, हमने सड़क का रास्ता अपना लिया, संसद का रास्ता। कई सारे नेताओं ने कहा कि कानून बनाना है तो चुनाव लड़ के दिखाओ, वो सारी चीज़ें हुई। जब हुआ तो मैं भी कन्विंस धीरे धीरे हो गया कि नहीं भाई, होना पड़ेगा, पार्टी तो बनानी पड़ेगी। बदलाव या अंतर ये हुआ कि जब आप एक मुद्दा आधारित आंदोलन का हिस्सा होते हैं तो आपके पास लग्जरी है कि उसी मुद्दे के बारे में आप बात करें। ये आज़ादी है आपके पास, यू हम्म। कैन कीप। और चाहो तो आप दुश्मन है तो कहीं भी बंदूक तांगे गोली चलाइए आप, ये आज़ादी है। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं तो वो आज़ादी आप लूज़ कर देते हैं। और खाली एक मुद्दे की बात नहीं कर सकते, आप राजनीतिक संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आपको देश समाज के हितों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखनी पड़ेगी। प्रदेश के मुद्दों पे, जनजीवन के मुद्दों पे, जो आम लोगों के सरोकार है उस पर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, तो वो लग्जरी आप लूज कर देते हैं। एक दूसरा, आंदोलन लूजली कपल स्ट्रक्चर था। हम्म। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तो आप एक टाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये होता है तो डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होता है, हम्म। अनुशासन इंट्रोड्यूस। आंदोलन का भी अनुशासन था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। आपको बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होना पड़ता है। तो वो कई लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन चूंकि हम पहले कॉर्पोरेट में थे, वहाँ ऑर्गेनाइज थे, डिसिप्लिन थे, प्रोसेस ड्रिवन थे, आंदोलन में आए तो वो लूज़ नहीं किया था। तो पार्टी जब बनी और चीज़ें सिस्टमेटिक करने की कोशिश की जाने लगी तो हम आराम से ढल गए। और सीखने की ललक हमेशा रही, कभी ये नहीं जाना माना कि हमको सब कुछ आता है, तो जो भी सामने आता गया सीखते गए। बट ये 2-3 मेजर जो मुझे डिफरेंसेस समझ में आए, एक आंदोलन होने में और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने में। हम्म। थोड़ा राजनीति से हटते हैं।
साहित्य आपका सभी लोग पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे मैं अगर साहित्य में मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्यों रुचि है, उसका बहुत बड़ा कारण है मेरे जो बाबा थे। हम्म। उनकी डेथ के बाद मैंने उनकी कविताएं पढ़ी तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि या मुझे लगा कि इससे बहुत साहित्य के जरिए, कविताओं के जरिए बहुत आसानी से चीज़ें कही जा सकती हैं। तो मेरा प्रेरणा स्रोत वहाँ से कविताओं के लिए, साहित्य के लिए निकल के आता है। मैं आपका समझना चाहता हूँ कि कहाँ से क्या प्रेरणा थी कि आप, एक होता है कि साहित्य पढ़ना सभी लोग पढ़ते हैं, कविताएं हम्म। पढ़ना सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या कारण बना कि आपने साहित्य लिखना शुरू किया, कविताएं लिखनी शुरू की? क्या वो मोटिवेशन था? तो लिखने का अलग कारण है और लिखते रहने का अलग कारण है। हाँ। दोनों के अलग अलग कारण हम्म। हैं। लिखने का कारण ये है कि जो कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, बट मैं राजनीति में होते हुए भी, पब्लिक लाइफ में होते हुए भी, मैं, मेरा स्वभाव जो मैं डिफाइन कर पाता हूँ, मेरा स्वभाव अंतर्मुखी है। मैं इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ। हम्म। अब ज़रूरत नहीं होगी तो 100 लोगों के बीच बैठा रहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। और ज़रूरत है, राजनीतिक सियासी ज़रूरत है तो 10-20 हज़ार लोग हैं तो वहाँ पे भाषण भी देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं एम्बीवर्ट हो आप, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये मुझे पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ छोटी उम्र की। इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरा स्वभाव है, शुरू से है। इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक खामी मेरी ये भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग नेचर का रहा। हम्म। अब लेखक क्या होता है, लेखक और एक आम आदमी की दृष्टि में यही अंतर है कि लिखने वाला जो है वो बियॉन्ड ऑब्वियस जाता है। फर्ज करो कि ये दीवार हमको दिख रही है, इनको दिख रही है, सबको दिख रही है। अब लेखक है तो इस दीवार के पीछे की कल्पना बैठे बैठे हम्म। कर सकता है, वो इस ऑब्वियस के बियॉन्ड ट्रेवल कर पा रहा है वो। तो ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता था, बैठता था। मैं लोग पढ़ता था, बचपन से मेरी आदत बड़ी कथी। हमारे यहाँ, मेरा घर गंगा नदी के 100-150 मीटर दूर है। तो वहाँ एक पांटून ब्रिज था, पीपे का पुल कहते थे, जो बरसात में खुल जाता था और बरसात के बाद बंद हो जाता। तो उसमें बैठ के लोग साइकिल से आ रहे, गाड़ी से आ रहे, देखता था, गेस करता था कि ये क्या सोच रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत ऑब्जर्व। तो जो कुछ भी ऑब्जर्व करता था, मन में एक बवंडर उठता था कि इसको कहीं किसको बताऊं, क्या करूं। तो ऑब्जर्व करने का स्वभाव और इंट्रोवर्ट स्वभाव, इन सब ने जब आपस में गुत्थम गुत्थी कर ली, तो इसको निकालने के लिए मैंने फिर कागज़ और कलम का सहारा लिया। तो मुझे उस समय विधाओं का ज्ञान नहीं था, नियमों का ज्ञान नहीं था, वाक्य विन्यास पता था, अक्षर ज्ञान था, विभक्ति कारक सब पता था, पढ़े लिखे थे। तो लिखना शुरू किया थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने अतुकांत कविता लिखी, और एक हमारे गुरु जी थे शैलेंद्र सर, उनको मैंने दिखाया। उनका बड़ा रोल है। हम्म। मैंने बहुत घटिया कविता लिखी थी, मतलब मैं आज देखता हूँ हाँ। तो सत्यानाश कविता लिखी थी। उस पूरी कविता में बमुश्किल आप 3 या 2 लाइनें, मतलब बहुत दिल बड़ा होगा तो 3 लाइनें आपको अच्छी लगेंगी, नहीं तो 2 लाइनें अच्छी लगेंगी आपको। बाकी कविता में 20-25 लाइनें थी। उसको उन्होंने देखा और कहा वेरी गुड, लिखते रहना। हम्म। मैंने कहा ये ठीक है, पहला प्रयास था। तो बोले प्रयास कभी भी हम्म। गलत नहीं होता। अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा, ये सब अलग विषय है, बट गलत नहीं हो सकता प्रयास। आपने प्रयास करा है, कर। फिर मैं लिखने लगा, उनको बताने लगा, फिर उनसे सीखने लगा। तो वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई कि मेरे अंदर जो कौतूहल है, जो बवंडर मचा हुआ है, मुझे उससे कहीं दर्ज करना है, वरना मैं परेशान हो जाऊँगा। ये लिखने की वजह थी। लिखते रहने की वजह, अब थोड़ा मोड़ा लिखते रहे, कॉर्पोरेट में रहे तब भी लिखते रहे, ज़्यादा नहीं लिखते रहे। क्योंकि कॉर्पोरेट में जो जीवन है वो बड़ा मोनोटोनस सा होता है। आप भी हैं, सिंगल कलर्ड लाइफ रहती है। 5 दिन काम करिए, 2 दिन घूमिए, फिर बिल्कुल। 5 दिन काम करिए। और उनको एक घुट्टी पिलाई जाती है, वर्क हार्ड, हम्म। पार्टी हार्डर, ये सब बेसिक की बातें सिखाई जाती हैं, ताकि आप वो कोल्हू के बैल बने रहें, उससे निकले ना, और उसी को अपनी उपलब्धि मान के जीते रहें जीवन। इसलिए उनको सब फीड किया जाता है। लिखते रहने की वजह ये बनी कि जब हम राजनीति में आ गए, तो राजनीति जो है ना, आपसे बहुत कुछ लेती है, देती बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। हम्म। मतलब लीग की सरकार का हम हिस्सा हैं, उस सरकार को चलाना कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। संतोष इस बात का है कि हम जहाँ हैं वहाँ होने की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो पा रही है, उस संतोष ने हमें वहाँ रुके हुए, वरना इतना क्योस है, इतनी मुश्किलें, इतनी दिक्कतें हैं कि कई बार मन टूटता है। मन टूटता है एक तरफ, दूसरा राजनीति का जो स्वभाव है मूल, वो आपको हमेशा ना शुष्क कर देती, सुखाती है, ड्राई करती है आप अंदर से। अब आप सोच के देखिए कि आप राजनीति में हैं, कहीं के नेता हैं, कहीं के विधायक हैं, सांसद हैं, आपके क्षेत्र में कभी
किसी का देहांत हो गया, एक दिन में कई लोगों का देहांत हो गया, आप उनके यहाँ जाते हैं तो शुरू शुरू में आप क्या, आप कंडोलेंस स्पीच देते हैं, आप बोलते हैं। अब आप बोलते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि आप सिर्फ बोलते हैं और महसूस करना धीरे धीरे कम होने लगता है। अब देखिए कि आप पहले महसूस करते थे, किसी का देहांत हुआ, आप आहत होते थे, आप परेशान होते थे, या यूं या दूसरा उदाहरण ये है कि आपके पास 100 लोग आ रहे हैं दिन में काम कराने के लिए, 100 में से आप 90 का काम कर पाते हैं, 10 का नहीं होता, आप अफसोस करते हैं, शिट यार 10 का नहीं हो पाया, कभी 15 का नहीं हो पाया, कहीं कभी भी। धीरे धीरे अब वो अफसोस खत्म हो जाता है, आप स्वीकार कर लेते हैं, अपनी मनस्थिति को आप मैनेज कर लेते हैं कि यार अब हमेशा सबका काम तो नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा निष्ठुर हो गए, थोड़ा सा संगदिल सनम हो गया, थोड़ा सा पत्थर दिल हो गया। कैसे हो गए? जिस जीवन में हैं आप, जिस व्यवस्था का आप हिस्सा हैं, उस व्यवस्था ने, उस जीवन ने आपको ऐसा बना दिया। लिखते रहने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं रात में सोऊं घर पे, तो एक सूखे मन का नेता बन के ना सोऊं, एक संवेदनशील आम आदमी बन के सोऊं। मेरे लिए लिखते रहना वो आदमी बने रहने की ज़रूरत है। अरे वाह, बहुत ज़रूरी बात कही आपने। आ, आगे आप पॉलिटिक्स में भी हैं, पोइट्री, इन दोनों के रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब भी हमने अभिनेताओं से बात की तो उनके लिए एक अलग रूप में पोइट्री या साहित्य उनके लिए हेल्पफुल होता है, जो उनकी दूसरी लाइफ होती है। आप एक राजनेता के रूप में साहित्य आपके लिए कितना हेल्पफुल है जब आप राजनीति में होते हैं? बहुत हेल्पफुल है, मैं बताऊँ आपको। मतलब मैं पिछली बात से आपको जोड़ता हूँ कि मेरे लिए लिखते रहना, कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, गीत लिखना, गज़लें लिखना, ये सब संवेदनशील आदमी बने रहने की जद्दोजहद है। तो हो क्या रहा है, ये जब हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर का रस बच रहा है, आपके अंदर के भाव लिखते रहने से मर नहीं रहे हैं। जब आपके अंदर के भाव मर नहीं रहे हैं तो आप गली के आखिरी आदमी के बारे में सोच पा रहे हैं, तो आप गवर्नेंस को उस तक लेकर जा पा रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार वैसे सबकी है, तो जिसके पास किस्मत का दिया या ईश्वर का दिया कम है, सरकार को उसके लिए ज़्यादा करना चाहिए। इस बात को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये कैसे हो रहा है? आपके अंदर की संवेदना की वजह से हो रहा है। आप सूखे हो जाइए, आप पत्थर दिल हो जाइए, आपको फ़र्क पड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, नेता ज़मीन पे चलता नहीं है, इसलिए पता नहीं कि ज़मीन पे गड्ढे हैं कि नहीं। ज़मीन पे चलना, उन गड्ढों से रूबरू होना, आपको इस बात का पता चलता है इससे कि आपके इलाके में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी हलकान है उस टूटी हुई सड़क की वजह से। आप हवा में चलते हैं तो आपको पता ही नहीं है। मेरे अंदर के आदमी को बचा के रखती है, संवेदनशीलता को, करुणा को, दया को, एम्पैथी को, इन सब चीज़ों को, इन ह्यूमन वैल्यूज़ को बचा के रखती है। और बचा के रखती है तो मैं सबके बारे में सोच पाता हूँ, अहंकार मन में नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ हूँ, जिन लोगों की वजह से हूँ, उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, तो वो जो दायित्व बोध है वो ख़त्म नहीं होता कभी भी। लिहाजा मैं जिस मकसद से हूँ, जिस सेवा के उद्देश्य से हूँ, वो सेवा कर पाता हूँ। बिल्कुल। किनको पढ़ते हैं आप? लोग पढ़ता हूँ मैं खूब, किताबें कम पढ़ पाता हूँ, पढ़ता हूँ। जैसे अभी मैंने युवल नोहारी साहब को पढ़ा काफ़ी, फिर हमारे एक मित्र हैं अशोक भाई, उनकी एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं, कश्मीर नामा। और एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसकी वजह से पढ़नी पड़ी वो किताब, और अच्छी किताब है, बहुत शोध करके लिखी गई है। लेकिन मैं आदमी बहुत पढ़ता हूँ, आदमी, औरत, लोग, इंसान बहुत पढ़ता हूँ मैं इस कमरे में बैठे बैठे 4 लोग हैं इस कमरे में, चारों के बारे में पढ़ने की, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वभाव है मेरा, मतलब मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ पाऊँगा जो लिखा हुआ है, बट वो पढ़ना, उनको पढ़ना जो है ना, ऐसे अनुभवों को पैदा करता है मन के अंदर की जो कहीं कई बार किताब में भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ, अब दैट बुक इज़ ऑल अबाउट, मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसने मना किया हुआ है, बट हमारे एक साथी विधायक की ज़िंदगी की कहानी है, और इतनी गजब की कहानी है कि क्या बताएं। किताब नहीं पढ़ी, उसको कहीं कहीं बातों में बात निकली, तो उससे सुनने में आया कि ऐसे ऐसे उसका जीवन रहा है, और उसने बहुत प्रभावित किया। तो लोग पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और कई बार पढ़ते हैं तो समझ कुछ आता है, असल में आदमी कुछ निकलता है। तो मैं उसे भी, उस अनुभव को भी, जो कंक्लूडिंग एक्सपीरियंस हुआ, उसको भी उस आदमी के, उस व्यक्ति के पढ़ने के कंक्लूजन में इंक्लूड कर लेता हूँ कि भाई ये। बिल्कुल। हम लोगों ने वो एक
क्रांति भी देखी है, जिन क्रांति की कहानियां हम किताबों में पढ़ते थे कि 1947 के पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं। हम्म। कुछ महीनों के लिए, कुछ कुछ एक साल के लिए हमने कहा एक लड़ाई देखी जो जिसके बाद आम आदमी पार्टी बनी या चीज़ें शुरू हुई। हम्म। आज के लेखकों को अगर देखते हैं क्रांति देखने के बाद में, उन क्रांति लिखने वाले लेखक, इसके पहले की बात करें दुष्यंत कुमार रहे हों, दिनकर रहे हों, इन इन लेखकों को पढ़ा हमने और फिर अब आज के लेखकों को पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आज के लेखक हैं कितनी ईमानदारी से आज की समस्याएं, आज की चीज़ें अपनी कविताओं के जरिए या किताबों के जरिए आगे पहुंचा रहे हैं, या कहीं गिरावट है उस चीज़ में? देखिए, अच्छा बुरा लिखने वाले लोग हर देश काल परिस्थिति में रहे हैं, हमेशा हर युग में रहे हैं। हम्म। आपको आपने जो नाम बताए वो अच्छे नाम थे, उन्होंने जिम्मेदारी से लिखा तो आपको याद रह गए। हम्म। और जो उस समय दुष्यंत जी के समय पे जो खराब लिख रहे होंगे, गैर जिम्मेदाराना कलम जिसकी रही होगी, वो नहीं याद है आपको। अभी भी वैसे ही है, अभी भी बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं और बहुत सारे लोग अपनी कलम बाजार को बेच के लिखते हैं। हम्म। मैं आग्रह निवेदन यही करता हूँ, अगर पूछा जाता है तो, कि जब लिखो तो एक दायित्व बोध होना चाहिए आपकी कलम में। मुझे लगता है कि आप लिखते हो तो आपका लिखा हुआ एक तरह से अजर अमर हो गया। तो ये जिम्मेदारी का भाव अगर आपके मन में नहीं होगा कि मुझे समाज, देश, काल, परिस्थितियाँ, सच्चाई, अच्छाई, बुराई, इसके बारे में भी लिखना है, तो 50 साल बाद अगर इस दौर की किताबें पढ़ी जा रही होंगी तो आप एक इररिस्पॉन्सिबल ऑथर के तौर पे देखे जाएंगे, जिसने अपने दौर की कहानियों को दर्ज नहीं किया, समस्याओं को दर्ज नहीं किया, आम लोगों के जो सरोकार थे उसको दर्ज नहीं किया। इससे बचेंगे तो लिखने वाले के तौर पे आप जाने ही जाएंगे, एक जिम्मेदार लेखक के तौर पे जाने जाएंगे। जैसे आपने दुष्यंत का नाम लिया, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा, अच्छा गढ़ा, तो हम याद कर, पाश को याद करते हैं, धूमिल को याद करते हैं, नागार्जुन को याद करते हैं, बाबा बहुत सारे लोगों को याद, तो रमाशंकर विद्रोही को याद करते हैं। हम क्यों याद करते हैं? इनके कलम में इन्होंने सब कुछ लिखा, इन्होंने श्रृंगार लिखा, इन्होंने संयोग वियोग लिखा, हर भाव लिखे, आपके हर विधा लिखी, लेकिन जिम्मेदारी से विमुख नहीं हुए लोग कभी। मुझे लगता है कि हमें भी ये भाव रखना चाहिए, और एक जिम्मेदार कलम अगर लिखेगी तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो आपको फिर इररिस्पॉन्सिबल ऑथर के तौर पे नहीं देखेंगे। एक और मुद्दा रहा देश में, मुद्दा रहा या फिर एक बुरा वक्त था देश का या पूरी दुनिया का, कोरोना काल। उस काल में हमने आपको जब ग्राउंड पे देखा, जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे थे, वापस से अगर उस वक्त को देखते हैं तो क्या आता है दिमाग में? ये आता है खौफ, डर, भय। अब तो वक्त बहुत बुरा था, समस्या का जो आकार था इतना बड़ा था कि किसी एक सरकार, किसी एक आदमी के बस का नहीं था उसे हैंडल कर पाना, और लिहाजा सब लोग लगे। मैं क्या लगा, मेरी क्या औकात और बिसात, जितनी बड़ी मुश्किल थी मैं अकेले क्या ही कर पाता, जो बन पड़ा और जो हो पाया। इनफैक्ट मैं तो कुदरत का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कहीं अगर किसी के काम आया तो ज़रिया बन गया। तो ज़रिया होना भी मेरे लिए फ़ख्र की बात थी, इसके लिए कुदरत का या ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ मैं। एक चीज़ मैं देख रहा था उस समय, और आप सबने महसूस किया होगा, कि उस समय ना लोग आपसी मतभेदों से ऊपर उठ गए थे। हम्म। मेरे और आपके विचार किसी सामाजिक मुद्दे पे भले दिगर हों, हमारी आपस की राजनीतिक विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हमारे आइडियाज चाहे कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। राइट? हम्म। आपको याद हो, सब, कोई पार्टी वार्टी, कोई संगठन, बिल्कुल। एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सब कोशिश कर रहे थे। मैं उस समय बैठ के ये सोचा करता था कि कितनी खूबसूरत इस विपदा में अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो ये है कि हम कितने ज़्यादा आदमी हो गए हैं। हम्म। और मैं मन ही मन सोचता था कि यार ये सब जब बीते, ये तूफान गुजरे, ख़त्म हो, तो कुछ भी ना हो, तब कम से कम इतना हो कि वो आदमियत हमारे अंदर शेष रह जाए। हम कहीं मिले पान की दुकान पे, चौराहों पे, चौबारों पे, तो इंसान की तरह पेश तो आए एक बार, बगैर ये सोचे कि सामने वाला कैसी सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा से रिश्ता रखता है। अगर वो मुसीबत में हो तो हम मदद का हाथ बढ़ाएं, और बेसाख्ता बढ़ाएं, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट किए बढ़ाएं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं इस भयावह युग की बहुत बड़ी उपलब्धि मान लूँगा उसको। दुर्भाग्य से वैसा हुआ नहीं, जैसे वो आपदा खत्म हुई हम सब वैसे ही बढ़ गए जैसे पहले हम्म। बटे हुए थे। सरकार का आप हिस्सा थे,
बहुत सारी कमियां अलग अलग सरकारें हो सकती हैं, सरकारों की तरफ से शायद थी, जैसा सा निकल के आया, जो कि इंसान, मुझे लगता है कि जो इंसानियत है वो तो जगी थी उस टाइम पे, लेकिन बहुत लोग इसलिए मरे कि दूसरी समस्याएं थी, है ना। वो बिल्कुल एक सही कह रहे हैं आप। वो सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप्स थे। तो ये दो चीज़ें, आप इस गैप को आपने कैसे देखा? क्या उस लर्निंग के बाद सरकारें तैयार हुई हैं अगर आगे कभी ऐसी विपदा आती है तो? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस कोविड ने एक और चीज़ अच्छी करी। हमारी प्रायोरिटीज मेस्ड अप थी। हम्म। जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे उसमें बिल्कुल जम्बल्ड अप हमारी वरीयताएं एकदम ख़त्म थी, मतलब पता ही नहीं था। इस कोविड ने बताया कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना, आपने अगर फहरिस्त बनाई हुई है अपनी वरीयताओं की, तो सबसे ऊपर सेहत होनी चाहिए, हम्म। सबसे ऊपर हेल्थ होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कमाई, ये तीन चीज़ें प्रायोरिटी में कोविड नाम की हम्म। आपदा ने सेट कर दी है। बहुत सारे लोगों को उस वक्त रियलाइज़ हुआ, मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि नहीं यार ये तो बहुत ज़रूरी था, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हुआ है, और इफ़ इट ऑल वी कैन लर्न समथिंग, वी मस्ट लर्न वेयर ऑल द प्लेसेस वे वी नीड टू फिक्स इट। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां हैं और उसको हम दुरुस्त कर पाएँ, तो हम को ये दावा करना चाहिए कि हम एक अच्छा समाज, एक अच्छे समाज को एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। आई गेस उस समय तो बहुत सारे लोग रियलाइज़ कर रहे थे, बट आपको पता है ना, जैसे आप कहीं कभी किसी की अंत्येष्टि में अगर शमशान घाट जाएंगे तो शमशान घाट में पहुंचे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बताइए यही होना है जीवन का, मिट्टी का चूल्हा मिट्टी में मिल जाता, बहुत फिलोसफिकल हो जाते हैं लोग। और जैसे ही शमशान घाट से बाहर आते हैं फिर वही मार काट, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, आगे पीछे, ये सब शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही रिपीट हुआ। उस दौरान तो अच्छी अच्छी बातें करी हमने, लेकिन वो दौर जैसे ही बीता, हम फिर से मजहब, रंग, जानवर, फल, फूल, हम्म। मतलब किस किस आधार पे हम लोगों को नहीं बांट रहे हैं। अब तो ये लंबी फहरिस्त हो गई है, और एक बार फिर से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत बुरी तरह से मेस्टअप कर चुके हैं। और मुझे डर है कि जिस तरह का डैमेज इस तरह की मेस्डअप प्रायोरिटीज से क्रिएट हो रहा है हमारे सामाजिक ढांचे में, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। कोविड तो 1.5 साल में निकल गया, हम्म। ये जो डैमेज क्रिएट हो रहा है ये बहुत लंबे वक्त तक जो है ना, हमको अंदर से बीमार रखेगा, परेशान रखेगा, और इसका खामियाजा हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हो सकता है। मैं बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूँ, हालांकि नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात कर रहा हूँ। और इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट हो रहा है। जितनी जल्दी हम इसे रोक पाएँ, जितनी जल्दी हम ठीक रास्ते पर चल पाएँ, द सूनर द बेटर। थोड़ा सा लिटरेचर और पॉलिटिक्स से अगर अलग हटते हैं, आपको कई बार मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि अलग तरीके के कुछ वाद्य यंत्र, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली क्या हम्म। बोलते हैं उसको, हम्म। आप उसको बजाते हुए दिखते हैं, और मतलब उसमें लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कुछ यूनिक है वो। हम्म। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो क्या है, और आपका इंटरेस्ट क्या है म्यूजिक, और आपका रिलेशन क्या है? मैं ट्रेन म्यूजिशियन नहीं हूँ, और बस ये है कि आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, कल्चर, इन सब का चिर विद्यार्थी हूँ। ये है कि आखिरी दम तक सीखते रहने की ललक ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। जैसे संगीत है तो मुझे लगता है कि आदमी के अंदर रिदम होता है, कुदरत के अंदर रिदम होता है, और उस रिदम को वो बाहर ढूंढता है। कई बार वो रिदम टेबल पे मिलती है, कई बार तबल पे मिलती है, कई बार वो रिदम जो है उसको वायलिन पे मिल जाती है, किसी को फ्लूट पे मिल जाती है। मुझे थाप में वो रिदम मिलती है हम्म। बाहर की दुनिया में। तो जहाँ भी सरफेस दिखता है, चटर पटर करके वो कुछ कुछ कोशिश कर, मुझे नहीं पता वो कोई राग है, कोई ताल है, कुछ क्या है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। जैसे मैंने बहुत साल पहले एक गीत लिखा, और 2017 में वो गीत प्रोफेशनली कंपोज हुआ, एक एल्बम का हिस्सा बना। तो मेरे एक क्लोज बड़े भाई जैसे सर थे, जिनसे मैंने कुछ दिन म्यूज़िक सीखने की कोशिश की, पर कोविड को पसंद नहीं आया तो सर को हमसे छीन लिया। तो सर ने बताया कि जो आपने लिखा है, मैं गाता भी था उसको, आपने इसको राग दरबारी में गाया है। मुझे पता नहीं था कि राग दरबारी है, आई हैड नो आइडिया, आई जस्ट
felt like this is how this song is coming out very nicely, and I sang it, and it was in राग दरबारी. तो आदमी के अंदर का रिदम बाहर जो है ना अलग अलग माध्यमों से वो होता है. जो इंस्ट्रूमेंट आप कह रहे हैं वो ऐसे उभरा हुआ सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. यूएफओ जैसा इंस्ट्रूमेंट देखने में लगता है वो छोटा सा. उसको हैंड पैन कहते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सूदिंग साउंड वाला, अलग अलग स्केल पे ट्यून किया हुआ वो इंस्ट्रूमेंट होता है. और कुछ साल पहले हमारे एक म्यूजिशियन मित्र हैं विशाल रडलानी जी, उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया था, उसका एक वीडियो दिया था. तो तब से देखते देखते मन में ललक जागी कि इसको ये यार बजाना है. तो मैंने अभी कुछ एक साल पहले ये ख़रीदा, और बहुत आनंद है उस हैंड पैन को बजाने में. इतना मेडिटेटिव साउंड है, इतना सूदिंग साउंड है कि आप वो साउंड हीलिंग का काम करता है एक्चुअली. आप उसकी आवाज़ में नहा के सुकून महसूस कर सकते हैं. ऐसी आवाज़ है उसकी, इतनी मोहक और इतनी आनंददायी और इतनी संतोषजनक आवाज़ है. तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है. ऐसे बहुत सारे मैं थोड़ा सा सतरंगी टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ. एक ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट है डिज. डिज का मतलब समझिए कि लकड़ी का लंबा शंख, डिजिडू कहते हैं, शॉर्ट में डिज कहते हैं, वो भी बजाता हूँ कभी कभी. कहोन एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, क्लैप बॉक्स भी कहते हैं उसको इनफॉर्मली लोग, तो वो भी बजाता हूँ. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कभी मन करता है तो बजाता रहता हूँ. और मकसद वही है कि ये सब कुछ रचने, गढ़ने, क्रिएटिव रहने का मकसद एक ही है, अंदर का आदमी जिंदा रहे. अब थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे हम कि आपने एक कविता लिखी जो कहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां आपको अभी भी याद हैं या पसंद थी, उसका फीडबैक जिस तरीके से मिला, अगर आप वो कविता याद है, अगर आप दर्शकों के लिए उसको सुना पाएँ, या फिर कुछ और रचनाएं जो आपको पसंदीदा हैं, आपका जो कलेक्शन है पोइट्री का, आपकी जो कविताएं हैं वो लोगों को राजनीतिक जीवन में तो सुनाने का मौका मिलता जी. नहीं, तो जहाँ मिलता है वहाँ क्यों छोड़ना. तो इस टाइप से कैप्टिव ऑडियंस मिलता है तो सुना देते हैं. मैं वैसे तो मंची कवि नहीं हूँ, तो मंचों से पढ़ने की जो शालीनता होती है उसका ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं है. बट कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं. मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ सुनाने की. जैसे मेरी एक छोटी सी कविता है, वो मैं पढ़ता हूँ मैं आपको. तुम करके है कविता, मैंने कुछ एक जगहों पे पढ़ी भी है कि तो माफ़ कीजिएगा, मेरे अंदाज़ को माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ को माफ़ कीजिएगा, बस भाव देखिएगा, जज्बात देखिएगा. कि तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है. तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है, और तबीयत मेरी थोड़ी, हाँ थोड़ी सी खिल जाती है. और तबीयत मेरी थोड़ी, हाँ थोड़ी सी खिल जाती है. और इस जग में रहने वालों को जितना खुदा ज़रूरी है, इस जग में रहने वालों को जितना खुदा ज़रूरी है, मेरी भी तुम वही ज़रूरत, बाकी सब मजबूरी है. मेरी भी तुम वही ज़रूरत, बाकी सब मजबूरी है. कुछ भी बोलो कानों में, कुछ भी बोलो कानों में, क्यों मिसरी सी घुल जाती है. तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है. वाह, छोटी सी कविता थी. तो ऐसे कुछ कुछ लिखते रहते हैं. थोड़ा कुछ और सुनना चाहेंगे हम आपसे? सुना सकते हैं. जी. एक छोटी सी कविता है जो मैंने किसान आंदोलन के दौरान लिखी थी, और वो मैं पढ़ता हूँ और सुनिएगा. एक बार फिर से पढ़ने का तरीका नहीं है तो उसके लिए एडवांस में माजरत. कविता का शीर्षक है सबसे हिम्मती कौन है. सबसे हिम्मती कौन है. सबसे हिम्मती वो नहीं जो ताकतवर है. सबसे हिम्मती वो नहीं जो ताकतवर है, जिसके पास गुंडों की भरमार है या जिसकी सरकार है. जो पैसे वाला है या जिसका सिस्टम में बोलबाला है. सबसे हिम्मती वो नहीं जो ताकतवर है, जिसके पास गुंडों की भरमार है, जिसकी सरकार है, जो पैसे वाला है या जिसका सिस्टम में बोलबाला है. सबसे हिम्मती वो गरीब किसान है जिसे डर है. सबसे हिम्मती वो गरीब किसान है जिसे डर है, बारिश, सूखा या बर्फबारी से, फसल खा जाने वाली महामारी से, नेताओं की मक्कारी से. जिसे डर है बारिश, सूखा या बर्फबारी से, फसल खा जाने वाली महामारी से, नेताओं की मक्कारी से. या जिसे डर है बैंक से, सूदखोरी के धंधे से, खेत खाते जानवरों से और फांसी के फंदे से.
जिसे डर है बैंक से, सूदखोरी के धंधे से, खेत खाते जानवरों और फांसी के फंदे से, और इन सब से जीत गया तो भी डर लगा रहता है। खाद के लिए मची हाहाकार से, लाठियों की बौछार से, गांव के जमींदार से, अपनी ही चुनी हुई सरकार से, किस्मत की मार से। क्या बात है। इन सबसे जीत भी गया तो डर लगा रहता है। खाद के लिए मची हाहाकार से, लाठियों की बौछार से, गांव के जमींदार से, अपनी चुनी हुई सरकार से, किस्मत की मार से। जिसे डर है, जिस किसान को डर है बेटी के ब्याह से, जिसे डर है बेटी के ब्याह से, माँ की झुकती कमर और बाप के घुटने से निकली आह से, बेटे के खिलौनों की चाह से, और अपनी बीवी की परवाह से। हम्म। जिसे डर है बेटी के ब्याह से, माँ की झुकती कमर और बाप के घुटने से निकली आह से, बेटे के खिलौनों की चाह से, बीवी की परवाह से, फिर भी वह अपने डर से जूझता, धरती का सीना चीरता, बीज बोता, अनाज उगाता है, दुनिया का पेट भर जाता है। यह गरीब किसान न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत लाता है कि जिस हिम्मत से सुबह होती है, शाम ढलती है, किसान की हिम्मत से ही हमारी सांस, ये सरकार और ये दुनिया चलती है। क्या बात है। बहुत इम्पोर्टेंट कविता, थैंक यू। और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है इसको। सो ये था, थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते रहते हैं। अच्छा बुरा जो भी हो वो तो सुनने वाले तय करें, बट अंदर भाव हैं, और कई बार सियासी मंचों से आप सब कुछ कह नहीं पाते, तो कहीं तो लिखना पड़ेगा, कहीं तो उकेरना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। ऐसे दर्ज हो जाता है। पहले कागज़ कलम था, फ़ोन जिंदाबाद। ये मेरी एक जिज्ञासा है, चूंकि मैं आपसे ये पूछ भी सकता हूँ कि हमें, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, हमें लगता है कि आप हम लोगों के बीच से निकल कर वहाँ पे पहुँचे हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरीके से सोसाइटी के। बेसिकली दो चीज़ें हैं कि जैसे देश के युवा के लिए बोला जाता है कि एक तो ये टर्म देश का युवा बड़ा खतरनाक हो गया है आज के दिन में, कि देश का युवा देश का भविष्य है बोलते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि देश का युवा तो आजकल सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है वो, किस तरीके से उसको भविष्य का जो शब्द दिया गया है कि उसको वहाँ पे देखते हैं। साथ में एक मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बन रही होती हैं, क्या किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, क्या मुद्दे होते हैं, किसी चुनाव के पहले हों, चुनाव के बाद का तो दूसरा प्रोसेस है, जब भी वो जो भी पॉलिसीज हैं एक्शन में आती हैं या लोगों तक पहुंचती हैं, बट जो जो पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं वो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज वो डिसाइड करती हैं कि ये मुद्दे हमें उठाना चाहिए, क्योंकि जो देश का युवा है वो नहीं समझ पा रहा है कि समस्याएं कुछ और हैं, सॉल्व कुछ और हो रहा है। देखिए, ऑनेस्टली सॉल्व कुछ नहीं हो रहा है। अ, समस्याएं सिर्फ क्रिएट की जा रही हैं। एक समस्या, बेसिकली जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, उसके मिजाज को समझिए। मैं बात कर रहा हूँ सियासत की, जो इस देश में 10 साल पहले थी, और अभी भी उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है, जिससे हम सब दो चार हाथ रोजाना करते हैं। आई फील ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स नॉट मेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट कीप द प्रॉब्लम अलाइव। जो समस्या है उसका जिंदा रहना, उस परंपरागत राजनीति की दुकान के चलते रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है। कहीं गलती से अगर वो एक समस्या ख़त्म हुई तो दिल मेक श्योर कि कहीं और एक और समस्या पैदा हो, ताकि फिर उसके बारे में बात की जाए और उसके आसपास सियासी ताना बाना बुना जाए इस कदर कि उसका पॉलिटिकल बेनिफिट जो है उस ताना बाना रचने गढ़ने बनाने वाले को उसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। दिस इज़ द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। फिर हम आए और वो तमाम ज़रूरी मुद्दे आम आदमी की ज़िंदगी के जो हाशिए पे चले गए थे, हमने उनको पकड़ा और एकदम बीच में रख दिया, सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखा कि नहीं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हमने अगर स्कूलों की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक्स की या सरकारी शानदार अस्पतालों की बात करी, तो पूरे देश के अलग अलग गैर सियासी दलों द्वारा चलाए जा रहे सरकारों के अंदर भी अब उस तरह के कामकाज करने की होड़ लग गई। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं। एक मंत्री आता है, वो कहता है कि भाई हम भी बनाएंगे अपने यहाँ, हो जाता है, बनवाता है वहाँ पे। दैट प्रूव्स द पॉइंट कि अब वो मुद्दे, आप देखिए ना, पिछले गुजरात के चुनाव में ही ऐसे नेता जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, वो गए, स्कूलों में बैठे, स्कूलों के बारे में बात हो रही है, स्कूलों के बारे में चर्चा हो रही है, अस्पतालों के बारे में चर्चा हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक के आसपास डिबेट हो रही है, जो कभी हुआ नहीं करती थी। डिबेट की ए के मन में बी का भय, बी के मन में ए का भय, और इन दोनों के भय से अपनी जो सियासत की रेलगाड़ी है उसमें
कोयला पड़ता रहे, गाड़ी चलती रहे, ये ज़रूरी था। तो समस्याएं अब इसमें, आपने कहा ना देश का भविष्य जो है यहाँ का नौजवान, उम्मीद वहीं होती है जहाँ ऊर्जा होती है। ऊर्जा किसके पास है? ऊर्जा किसके पास है? काम करने की क्षमता किसके पास है? समय किसके पास है? उसी पीढ़ी के पास है जो आज 18-20 साल का है। तो हम कंफर्टेबली ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अब ये 40-50 साल इसके अंदर एनर्जी है तो कुछ करेगा। इसीलिए उस पूरी पीढ़ी को मोटिवेट किया जाता है, ये कहेगा कि भाई तुम ही भविष्य हो, तुम ही। बट मुझे लगता है कि तुम ही भविष्य, नौजवानों के ऊपर सारा दारोमदार डालना, सारा बोझ डालना कि बस तुम्हारा ये इनसफिशियंट है किसी भी बड़े बदलाव के लिए। मुझे लगता है कि हमको तो बच्चों को भी तैयार करना चाहिए, और कहते हैं ना कैच देम अर्ली। अगर सही समय पे सही खुराक उनको मिले, विवेक की, बुद्धि की सही खुराक मिले, ठीक से पढ़े लिखें, चरित्र निर्माण हो, ह्यूमन वैल्यूज़ की ज़रूरत को समझे ज़िंदगी में, सैलरी और सीटीसी समझें, लेकिन लाइफ में वैल्यूज़ की क्या महत्ता है वो भी समझें, तो वो खुद ब खुद एक ऐसी पीढ़ी में तब्दील होंगे कुछ साल बाद जो सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में खुद ले लेगी। उसको ये कह के मोटिवेट या चार्जअप करने की ज़रूरत नहीं कि तुम ही भविष्य हो। वो कहते हैं ना वो जामोद ने कहा था हनुमान जी को, का चुप साध रही बलवाना, जब पार करना था लंका को तुमको याद दिलाना पड़ा था। अब कोई याद दिलाने वाला नहीं है, सब भाग रहे हैं। तो आपको ना बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, उस पीढ़ी को जो आने वाला कल बनेगी, उस पीढ़ी को सही तरीके से हमको नर्चर करना पड़ेगा। इसलिए स्कूलों का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। स्कूलों का, अगर स्कूलों को हम ठीक कर लें, हमारा जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ऐसे गुण हम शामिल कर लें कि जैसे हम बच्चों को ये समझा पाएँ कि सीखना ज़रूरी है, अधिगम ज़रूरी है, अच्छा आदमी बनना ज़रूरी है। सब कर लोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप दिल कम अराउंड, डोंट वरी। ये नहीं है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं किसी सरकार का, दिल्ली की सरकार का हिस्सा हूँ जहाँ इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चे ही हमारे देश का, हमारे प्रदेश का मुस्तकबिल है, भविष्य। कल को वही नौजवान होंगे जिनसे ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इस देश का भविष्य अपने कंधों पर लेकर चलना है। तो उन कंधों को मजबूत बचपन में करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू, एंड आई होप ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल रियलाइज दिस एंड स्टार्ट डूइंग द सेम। बिल्कुल। और बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जो मैनिफेस्टो आते हैं उसमें आजकल देखते भी हैं कि थोड़ा फोकस में वो चीज़ आ रही है, लर्निंग्स कहीं ना कहीं से ली जा रही हैं वो। अरे अभी रिसेंट इलेक्शंस में हमारे मैनिफेस्टो का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया सरकार ने। ठीक है, अच्छा है, हम यही तो कहते हैं बदलने आए, ये बदलाव हमारे लिए संतोषजनक। कोई करे, डंडा झंडा किसका, इससे ये मैटर नहीं करता, पर कर दो इन मैटर इन स्पिरिट, जैसे भी जितना भी अच्छे से करना चाहिए वो कर दो, नीक नीयत से करो, ताकि उसका लाभ जो है वो आखिरी व्यक्ति को मिले। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है देश का कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मैं आपका कमेंट और आपका ओपिनियन समझना चाहता हूँ कि जो आज के दिन का जो चौथा स्तंभ है वो, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर ये सरकार बदल जाती है तो उस चौथे स्तंभ का, वैसे भी अभी खोखला है वो, उसका क्या होगा? किस तरीके से परिवर्तन आएगा उस चौथे स्तंभ में, मीडिया में? पता नहीं भाई जी, मुझे लगता है कि मुझे कहानी याद आती है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बट एक कहानी याद आती है कि उस समय रामनाथ गोयनका जी थे, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप वाले, और इंदिरा जी थी, और वो लोग शायद आपस में बात कर, किसी पत्रकार साथी ने बताया। तो इंदिरा जी ने बोला कि आपका वो पत्रकार बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता है। तो गोयनका जी ने अगले दिन उस पत्रकार को फायर कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्यों, उसकी तो तारीफ हो रही थी। तो बोले कि उसका काम ऐसा लिखना नहीं है कि जिसे सत्ता या जो स्टैब्लिशमेंट है वो प्लीज हो, उसका काम तो चुभते हुए सवाल खड़े करना है सत्ता के सामने, और वो ये करने में फेल हो रहा है, तभी स्टैब्लिशमेंट उससे खुश है। दैट्स नॉट हिज जॉब। आज देखिए कि वो जो सो कॉल्ड फोर्थ पिलर है, जो शायद अब नहीं है, वो कतारबद्ध है और एक स्वर में राग दरबारी गा रहा है। Forget about asking questions. उनसे अगर झुकने को कहा जा रहा है तो वो रेंगने लग रहे हैं, ये स्थिति है। और दिक्कत क्या है
इतना अंबार है मिस इन्फॉर्मेशन का, इतना झूठ है दुनिया में, इतना गलत परोसा जा रहा है लोगों को, और लोगों की जिंदगी इतनी भागम भाग भरी है कि किसी के पास फुर्सत नहीं है कि ये जो कहा गया परोसा गया इसके अंदर कितना सच है ये ढूंढ के निकाले। इतना टाइम नहीं लोगों के पास, लिहाजा झूठ ही नया सच बन गया, हम्म। परसेप्शन ही नई रियलिटी बनती जा रही है। लिहाजा हम सब जो है बहुत सिलसिलेवार ढंग से गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। जिसे उबारना था, जिसे टॉर्च दिखाना था, वो चल रहा है सरकार की बैटरी से। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पीड़ादायी दौर है। हर हर शासन में, हर रिजीम में ऐसा होता रहा होगा, कुछ लोग करते रहे होंगे, बट पूछने कहने लिखने की आज़ादी भी रही होगी। मतलब मैं तो जितना मैंने देखा है रही है आज़ादी। अब आज़ादी के सवाल को आप करिए दरकिनार, जो लोग हैं वो सही सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, जवाब देने वाला तो है ही नहीं कहीं, बट जिससे पूछ सकते हैं उससे भी जायज़ सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और ऐसे में देश के वे लोग जो इंसाफ पसंद हैं, जो सच्चाई जानना समझना चाहते हैं, अब वो टकटकी लगाए देख रहे हैं आसमान की ओर कि यहाँ से कुछ ऐसा निकले कि चीज़ें बदलें। और जो जिम्मेदारी है मीडिया को, जो कहते हैं, एक एक पत्रकार साथी ने कहा था कि पत्रकार मतलब सत्यान्वेषी, सत्य की खोज करने वाला, और सत्य मिल जाए तो उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करने वाला बिना मिर्च मसाले के। अब तो न्यूज़ की जगह पे मुझे लगता है कि सीरियल बनाते हैं लोग। आज शाम को बुलेटिन आएगा तो प्रॉपर तैयारी होती है, और स्पेशल इफेक्ट के साथ बढ़िया कैमरा वैमरा लगा के, और ग्रीन रूम में वीएफएक्स के साथ इफेक्ट क्रिएट करके और सीरियल बनता है। और उस सीरियल की व्यूअरशिप होती है, टीआरपी होती है, शानदार चल रहा है, बेसिर पर की बेलगाम बातें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो मन में घबराहट तो होती है, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना है, यही सीखा है। बिल्कुल। सभी लोग शायद देखते भी हैं कि अगर गोवा की खबर है तो वो गोवा बना के दिखाई जाती है। और बाढ़ बाढ़ में और तूफान में देखिए आप, क्या कमाल का मतलब। मतलब मुझे लगता है कि अब हॉलीवुड वाले आएंगे कुछ दिन में इंस्पायर होने के लिए कि भाई न्यूज़ रूम में अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो सब होगा, सब होगा, सारा नाटक होगा। अगर आपको, जिस तरीके से हम सब बातें करते हैं कि देश में शांति हो, देश में जो इंसानियत है वो है, अच्छी तरीके से आए, लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों पे, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो या और इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं जिनसे आपस में लड़ाया जाता है या फिर ओवर मीडिया तक दिखाया जाता है, अगर ऐसा हमें एक एक आइडियल कंट्री या आइडियल देश चाहिए, अगर आपको बनाना हो तो आपके क्या आइडियाज होंगे? अगर एक जहाँ पे मोहब्बत हो देश में, पूरे एक दूसरे के साथ लोग मिल के रहें, शांति हो, लड़ना बंद कर दें, अगर इस तरीके से कोई देश बनाना है या हमें भारत को बनाना है, आप उसको, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो आपके क्या आइडियाज होंगे नहीं, ये उसमें? देश वैसा ही है, ऐसा नहीं है ये देश। मतलब मैं तो बहुत सारे देशों में घूम फिर के आया हूँ, और इससे बेहतरीन मुल्क दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मैं मेरा लिखा हुआ एक शेर है कि चेहरे पर मुस्कान बचा कर रख लेना, चेहरे पर मुस्कान बचा कर रख लेना, तुम अपनी पहचान बचा कर रख लेना। हम्म। और अगर सियासत बांटे तुमको जाति धर्म में, अगर सियासत बांटे तुमको जाति धर्म में, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रख क्या बात लेना। है। हम्म। आपने अगर दिल में हिंदुस्तान, वही मजहब है, वही सब, वही धर्म है, वही सब कुछ है। आपने इस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ अनाज खाया तो आपके अंदर मांसपेशियां बनी हैं, आपकी यहाँ का दूध पिया आपने तो आपकी हड्डियां मजबूत हुई हैं, आंखों में आपकी रोशनी आई क्योंकि यहाँ की आबो हवा में आपने सांस लिया है। तो जो कुछ मिला इस मिट्टी से मिला, इस धरती से मिला। इससे बेहतर, वो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदपि गरीयसी, इससे बड़ा स्वर्ग कुछ है ही नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क को सही तरीके से, इसके मिजाज के हिसाब से, गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से, यहाँ का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट किए बगैर इसको चलाया जाए, चलने दिया जाए। वो नहीं हो रहा है, और वो ना होने की स्थिति में बहुत क्योस हो रहा है, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से। और मतलब आप देखिए कि
सियासत तो जो कर ही रही है। समाज के तौर पे हमारा भी कितना पतन हुआ है। मणिपुर में जो हुआ सबने देखा। किस चीज का आउटरीच था कि एक वीडियो वायरल हो गया। हम्म। मैं आई रियलाइज कि बहुत सारे लोगों को तो गुस्सा उसी पे आ रहा है कि ये क्यों, क्या, अरे पता नहीं क्या क्या हो गया वहां पे भाई। हम्म। एक वीडियो आपने महीना भर पहले कहीं देखा और आप उसके वहां पे पता नहीं कितने लोग मारे गए, पता नहीं। और वो कैसा समाज है कि एक औरत को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं क्या। तो आपने समाज मर नहीं गया वहां पे, लग नहीं रहा आपको, खत्म नहीं हो गया। आदमी औरत से मिलके समाज बनता है। मैंने लिखा है एक जगह कि गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, हम्म। गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, तुम में थोड़ा मर्द बचा लो, मुझ में थोड़ी औरत। हम्म। ये कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल। नहीं है, वो नहीं है, खत्म है। बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की, बट अब समझे कौन और समझाए कौन। जब इस मुल्क को, इस देश को चलाने वाले लोगों की संवेदना मर जाएगी तो यह मुल्क किस तरफ जाएगा। वो इस समय देश उसी तरफ जा रहा है हम्म। और ये बदलेगा। मैं तो बिल्कुल बड़ा विश्वास रखता हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा। ये तस्वीर, हालात बदलेंगे और जब बदलेंगे तो वक्त लगेगा, समय लगेगा, पर चीज़ें दुरुस्त होंगी, ठीक होंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल मतलब इतने कमज़र्व लोग हैं और बहुत मक्कारी की बातें, गलत बातें, और इतनी अदब से कहेंगे कि आपका दिल जीत लेंगे। हम्म। बट खुशी की बात यह है कि ऐसे लोग भी हैं जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। ये तो जब से दुनिया अस्तित्व में है तब से इस तरह का संघर्ष है। और अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे लोग होते थोड़े हैं, बट वही उम्मीद पैदा करते हैं और उन्हीं की पैदा की हुई उम्मीद पर दुनिया चलती है। बिल्कुल। आगे कोई किताब लिख रहे हैं, कुछ और पढ़ने को मिलने वाला है? हाँ। आखिरी किताब हमारी थी, बच्चों की कहानियों की किताब थी, हम्म। टपकी और बूंदी के लड्डू, हाँ। जिसका उर्दू में भी अनुवाद हुआ था। उसी का सेकेंड वॉल्यूम अब आने वाला है। 15-20 कहानियाँ और हैं टपकी और बूंदी के लड्डू। शीर्षक कुछ और होगा पर कैरेक्टर वही होंगे सारे, टपकी और मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। आज के ज़माने में बच्चों को जिस किस्म के लेसन्स की ज़रूरत है, हम्म। सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी है, ये सारे लेसन्स ज़रूरी हैं। बट आज के दौर में बहुत सारे लेसन्स की ज़रूरत है बच्चों को। कोई बताने वाला है जो होना चाहिए, जो बताए कि मोबाइल फ़ोन असली दोस्त नहीं है, खेल के हम्म। मैदान में दोस्त बनते हैं। आज कोई बताने वाला नहीं है कि बच्चा कहीं भीड़ में गुम हो जाए तो वापस कैसे लौटे। तो कहानियों के ज़रिए इनको बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये किताब आने वाली है। इसके अलावा और भी 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और यूल सी इन डेज टू कम। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे किन्हीं दो लोगों को आप सजेस्ट करें जिनको हमें कविशाला पे इस बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। इन्हीं 2 लोगों को। हम्म। अरे वाह। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन एक प्रवीण भाई हैं हमारे, हम्म। जिन्होंने अमर देसवा लिखी है किताब, जिन्होंने किताब लिखी है छबीला रंगबाज का शहर। और बहुत अच्छे साहित्य सुधी हैं, प्रोफेसर हैं हिंदी के। मैं चाहूँगा कि उनको बुलाएं। और एक हमारे अनुज हैं, बहुत बेहतरीन लिखते हैं और उनकी किताबों ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निरुत्पल मृणाल नाम है हम्म। उनका। दोनों ही लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और अगर संभव हो तो इन लोगों को बुलाइए, आप से बातचीत करिए, आपको मज़ा आएगा और आपसे जुड़े हुए लोगों को मज़ा आएगा, वो सीखेंगे। बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। आखिरी में कुछ आप कविशाला के लिए कहना चाहें? कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कैसा कर रहे हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं? मैंने कविशाला तो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। आई हैव सीन द डे वन ऑफ कविशाला एंड राइट नाउ वी आर हियर। हम्म। तो आपके अंदर जो परसिस्टेंसी है वो गजब की है। हम्म। मतलब वक्त कैसा भी रहा हो पर आपने कविशाला को छोड़ा नहीं, कविशाला ने आपको नहीं छोड़ा और आप लगातार इस प्लेटफॉर्म पे काम करते रहे। धीरे 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 हजारों लाखों लोग इससे जुड़े और साहित्य की, संस्कृति की, संगीत की, आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में गोते लगा रहे हैं आपकी वजह से।
ये बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार काम किया है और मेरी तो शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि जहाँ भी आप हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है आपको। कितना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप और अच्छा करें और बेहतरीन करें और बहुत सारे लोगों को जोड़ें और बहुत सारे लोगों को इतना मोटिवेट करें कि उनके अंदर भी आप भाव को बचा पाएँ। वो भाव बचा रहेगा ना, करुणा बची रहेगी ना, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं गलत कम करेंगे। ये मेरा विश्वास है। आप अगर इमोशनल हैं तो गलतियां कम करेंगे। आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर करुणा है, कंपैशन है आपकी दृष्टि में, तो आप गलतियां कम करेंगे। तो ऐसा आप कर रहे हैं और करते रहिए कि आपके मन से जुड़कर लोगों के मन में सृजनशीलता भी पैदा हो, भाव भी पैदा हो, ताकि वो गलतियां कम करें और आदमी के तौर पे और बेहतर से बेहतरी हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई थैंक यू। और काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी ज़रूर, इस बातचीत से कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। ऐसी आशा करते हैं, ऐसी होप रखते हैं कि कुछ पॉजिटिव सीखें, लोग आगे बढ़ाएं, एक अच्छे समाज को आगे बढ़ाएं। लेट्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू।